हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 52 क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत धारा। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, यानी सेलों को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए अब तक हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ के आ चुके हैं, प्रतिरोधों को कैसे संयोजित करते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। तो आज किसकी चर्चा होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए जो सिंगल सेल होता है, अगर हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, इससे जब हम किसी परपथ में धारा लेंगे तो वो धारा बहुत कम होगी, यानी एक सेल कम धारा दे पाएगा। अब हमें बहुत ज़्यादा धारा की ज़रूरत हो तब हम कई सेल्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और उनको कनेक्ट करने की, उनको जोड़ने की, संयोजित करने की 3 विधियां होती हैं। पहली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज श्रेणी क्रम संयोजन। इसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरी विधि होती है समांतर क्रम संयोजन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तीसरी विधि होती है मिश्रित संयोजन, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी मिश्रित क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, किस तरीके से सेल को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। एक बात देखें कि कभी कभी हमें समांतर क्रम में संयोजित करने होते हैं, कभी मिश्रित क्रम में, कभी श्रेणी क्रम में। तो ऐसा कब होगा, ये सब अभी डिटेल चर्चा होगी कि कब हम सेल को श्रेणी क्रम में संयोजित करें और कब समांतर क्रम में। ऐसा नहीं है हमारा जिसमें मन आया वैसे संयोजित कर दिए, इनकी भी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा स्टेप। तो इसे मैं अब हटा देता हूँ, क्योंकि अब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए इस संयोजन में हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेल्स को जोड़ेंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें धारा चाहिए सर्किट में। तो जैसे एक सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इसी के साथ में दिखाते हैं। तो एक सेल का ऋण अगले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो जैसे इसका ऋण टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही इसका ऋण फिर अगले के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से, और ये आंतरिक प्रतिरोध को दर्शा रहा है, इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। और हम मान लीजिए यहाँ पर n सेल्स को लेके चल रहे हैं, हमारे पास सेलों की संख्या है n, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। कितने हैं? नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेलों की संख्या कितनी है? स्मॉल n सेल हैं इस तरीके के। तो इनको ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। देखें ये हमारा एक पहला सेल हुआ। सेल का संकेत हम पीछे बता चुके हैं कि सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स में बंद करके। ये हमारा दूसरा सेल हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा सेल हुआ। तीसरा नहीं, लास्ट वाला nth सेल, ये बॉक्स में बंद कर देते हैं।
तो बात समझ रहे हैं। ये कितने सेल हैं? n सेल हैं और इनको हमने एक बाह्य परपथ से जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध, जो हमारा लोड है, लोड प्रतिरोध, इससे जो भी चीज़ ऑपरेट करनी है उसका प्रतिरोध कितना है? R। परपथ में कुंजी और दिखा देते हैं। तो देखें, हम ये मान के चलते हैं कि ये सभी सेल्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सबका विद्युत वाहक बल कितना है? E। इसका विद्युत वाहक बल E, इसका भी विद्युत वाहक बल E, इसका भी विद्युत वाहक बल E, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी R। सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं, एक समान हैं। तो देखें इस परपथ में कितनी धारा बहेगी ये निकालना है। तो देखिए प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो इसको ये कनेक्ट करके दिखाइए। बात समझ रहे हैं? बीच में डॉट डॉट है, यानी और भी सेल्स हैं, टोटल सेल n है हमारे पास। तो धारा निकालने के लिए धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी इस डायरेक्शन में। तो हमें पूरे परपथ का तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए और कुल विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल ध्यान रखेंगे, सब ऐड हो जाएंगे। तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट यानी कुल विद्युत वाहक बल। आप लोग अब विद्युत वाहक बल समझ चुके होंगे, मैं ईएमएफ लिखा करूंगा, जल्दी लिख जाता है भाई। नेट ईएमएफ यानी कुल विद्युत वाहक बल। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये कोई कठिन इंग्लिश नहीं है, ये तो सिंपली आप लोग भी ऐसे ही यूज़ किया करें। तो नेट ईएमएफ हो गया, सभी ऐड करेंगे, ई प्लस ई, ये ऐसे कब तक? n पदों तक, क्योंकि सेल कितने हैं? n। 3 होते तो 3 ऐड कर लेते, 4 होते 4 ऐड करते। हम एक जनरल लेके चल रहे हैं n पदों तक, यानी n टर्म्स हैं। तो जैसे 2 होते 2e, 3 होते 3e, n है तो कितना हो गया नेट ईएमएफ? n इंटू ई। ये हमारा नेट ईएमएफ आ गया। अब देखें ये आंतरिक प्रतिरोध R किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो जैसे प्रतिरोध जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक या तुल्य भी लिख सकते हैं प्रतिरोध, इसको R डैश मान लेता हूं मैं, R डैश बराबर ये भी n होंगे, R प्लस कितने? n टर्म्स। कितने पद हैं ये? n पदों तक, टर्म्स पदों तक। तो R डैश कितना हो गया? NR। ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। परपथ में एक प्रतिरोध ये भी जुड़ा है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया भाई? R डैश तो इनका हो गया, R डैश प्लस R बराबर R डैश की वैल्यू NR प्लस R। तो परपथ में धारा कितनी हो जाएगी? परपथ में धारा, करंट इन द सर्किट, I इक्वल्स टू नेट ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल बटे नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। जैसे V बटे R होता है, तो विद्युत वाहक बल कितना रहा भाई? नेट ईएमएफ हमारा NE आया था, देखिए कुल विद्युत वाहक बल NE, और कुल प्रतिरोध कितना आया है? NR प्लस R, या R प्लस NR लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये I आ गया करंट। करंट कितना आ गया भाई? I इक्वल्स टू आ गया NE अपॉन R प्लस NR। इतनी करंट उस सर्किट में फ्लो होने लगेगी। अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर आपने आइडेंटिकल सेल ले लिए, सब अलग अलग होते, E1, E2, E3 एंड सो ऑन, विद्युत वाहक बल के आंतरिक प्रतिरोध भी अलग होते, R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ही लिखा रहता। तो ऊपर NE की जगह E1 प्लस E2 प्लस E3 आ जाता, नीचे R प्लस NR की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको भी कर सकते थे। अब यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं वो इससे समझ में आ जाएगी जब हम आइडेंटिकल सेल लेके चलेंगे। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सेल्स को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हर बार श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे या हर बार समांतर क्रम में, कंडीशंस हैं। तो स्पेशल केस फर्स्ट देख के चलते हैं। पहला केस, मान लीजिए व्हेन
जो हमारा आर है, आर या जो आंतरिक प्रतिरोध है एन आर, वो बहुत छोटा है आर से, या ये कह लें आर बहुत बड़ा है एन आर से। परपथ का जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है एन आर, वो आर की तुलना में बहुत छोटा हो तो एन आर नगण्य हो गया, तो आर प्लस एन आर को क्या लिख सकते हैं, केवल आर, क्योंकि एन आर बहुत छोटा है, या लोड प्रतिरोध जो बाह्य परपथ का प्रतिरोध है वो उनके आंतरिक प्रतिरोध से, उनका जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उससे बहुत बड़ा है, एक ही बात है। तो उस स्थिति में यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आएगा, I बराबर NE/R। ऐसा कब है, जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है। आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो ये एक तरीके से E/R एक सेल की धारा हो गई। जैसे एक सेल से अगर एक सेल लगा होता तो हमें धारा कितनी मिलती, फॉर वन सेल, एक सेल से हमें धारा कितनी मिलती, I बराबर, एक सेल होता तो NE की जगह E हो जाता और नीचे R प्लस R, और R बहुत छोटा है, जैसे यहाँ NR बहुत छोटा है तो R तो बहुत छोटा हो गया R से, तो ये छूटेगा, तो E/R आ गई। ये है एक सेल की, एक सेल से इतनी करंट मिलती है, और यहाँ N इंटू इतना हो गया, दैट इज I इक्वल्स टू N इंटू E/R, और E/R क्या है, एक सेल से मिलने वाली धारा बराबर N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस कंडीशन में हम जितने सेल जोड़ेंगे उतने ही गुना धारा हमें मिलेगी। 2 सेल जोड़ते तो 2 इंटू एक सेल से प्राप्त धारा यानी 2 गुनी, 3 जोड़ते तो धारा 3 गुनी मिलने लगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत कम हो तो उस केस में हमें सेल्स को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये बात आप लोग यहाँ लिख लेंगे, मैं बाद में समझा दूंगा। यहाँ डॉट 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 किस लिए किया है कि ये तथ्य आप लोग यहाँ लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे अभी समझाऊंगा, अगला स्टेप और समझ लें। केस सेकंड में देखिए, इसका उल्टा कर दें। अब मान लीजिए एन आर बहुत बड़ा है आर से, आंतरिक प्रतिरोध उससे बहुत ज़्यादा है, या आर बहुत छोटा है, ऐसे कह सकते हैं कि लोड प्रतिरोध बहुत छोटा हो किससे, एन आर से, यानी आंतरिक प्रतिरोध तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से भी बहुत कम हो हमारा लोड प्रतिरोध। उस केस में आर प्लस एन आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, केवल आर छोड़ देंगे, आर बहुत छोटा है, एन आर। तो इस केस में आई देखिए कितना रह जाएगा, आर प्लस एन आर की जगह हम कितना लिख रहे हैं, एन आर। इस इक्वेशन में एन ई बटे आर छूट गया, एन आर, तो एन से एन कट गया, आई बराबर ई बटे आर बराबर करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, एक सेल से प्राप्त धारा। तो देखिए ये कंडीशन यूजलेस हो गई हमारे लिए, निरर्थक रहा। हमने एन सेल जोड़े, जैसे 20 सेल जोड़ दिए, लेकिन धारा हमें उतनी ही मिली जितनी एक सेल से मिलती, तो 19 सेलों का खर्चा हमने बेकार किया, बेवकूफ़ी की कि 20 सेल जोड़ दिए लेकिन धारा हमें उतनी ही मिल रही है जितनी एक सेल से मिलती। किस कंडीशन में, जब हमारा जो एक्सटर्नल लोड है, जो लोड प्रतिरोध है, वो आंतरिक प्रतिरोध से कम है। तो इस स्थिति में हमें सेल्स को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखना था आपको कि जब ये कब आया है कि जब आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत कम है, ये बात आप यहाँ लिखेंगे। जब परपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत कम है, उस स्थिति में हमें सेल्स को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे हमें n गुना धारा प्राप्त होती है। ये बात यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे कि जब एक्सटर्नल लोड यानी बाह्य परपथ का लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत छोटा हो तो हमें उन सेल को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। तो इस स्थिति में नहीं जोड़ेंगे भाई। अब बात समझ में आ गई कब जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम कंप्लीट हुआ। तो अब आगे समांतर क्रम पे चलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बच्चों अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समय की बचत के लिए मैंने पहले ही फिगर बना दिया है, देखें। देखो समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी सेल के प्लस टर्मिनल एक ही जगह होंगे, धन सब एक जगह जोड़ दिए सेल्स के, और सभी सेलों के ऋण सिरे दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिए। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें भी n सेल जोड़े हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, और भी हैं, डॉट डॉट कर दिया है, और ये लास्ट में nवां सेल हो गया। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, n है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, n हैं इसमें भी। और सबका विद्युत वाहक बल E है, सबका आंतरिक प्रतिरोध R है, सभी सेल मैंने आइडेंटिकल लिए हैं। और यहाँ से एक बाह्य परपथ का एक लोड प्रतिरोध लगा दिया R, और एक कुंजी। तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, यहाँ से ऐसे करके इस परपथ में धारा बहने लगेगी। तो नेट EMF देखें, नेट EMF ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा। देखिए समांतर क्रम में सभी सेल के इलेक्ट्रोड यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सबका विद्युत वाहक बल समान रहेगा। जैसे प्रतिरोधों में आपने देखा था कि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समांतर क्रम में समान रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि सबका ई सबको जोड़ दें और NE कर लें, ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। तो नेट EMF कितना रहा, E ही रहेगा। कब, जब विद्युत वाहक बल, वो जब सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखें, पहले आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए, कितने हैं ये, n। तो आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, R डैश मान लिया, तो 1/R डैश बराबर भाई 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 अप टू कितने, n पदों तक, n टर्म्स हुए ये, n पदों तक जोड़ेंगे इसको। 2 जोड़ते 2/R, 3 जोड़ते 3/R, n जोड़ेंगे n/R, तो 1/R डैश बराबर n/R। तो R डैश आ गया, इसका उल्टा कर दिया R/n। अब ये इनका आ गया। अब R ये और बचा है, ये किस में जुड़ा है, अब पूरे सर्किट के। यानी अब इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि इन सेल की जगह एक सेल है हमारे पास जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डैश, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्लस माइनस। अब ये सब सेल की जगह एक सेल रह गया, एक ही तो रह गया भाई। इन सबको हल कर लिया हमने, तुल्य निकाल लिया, ये रह गया। और R ये बाह्य परपथ का, I धारा यहाँ से चलेगी। तो इस सर्किट को इससे कंपेयर कर सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इसके समतुल्य परपथ जिसका विद्युत वाहक बल E ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल E ही रहेगा, जुड़ेगा नहीं। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध हमने सॉल्व कर लिए समांतर क्रम में, वो आ गया R डैश। तो अब इस सर्किट को देखें तो R डैश और R श्रेणी क्रम में हो गए, देखिए एक ही उस पर आ रहे हैं। तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध, परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, R डैश प्लस R। ओके, तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल E ही रहा, कुल विद्युत वाहक बल E था, और कुल प्रतिरोध R प्लस R डैश या R डैश प्लस R। और R डैश की जगह क्या लिखेंगे, R बटे N, R बटे N प्लस R। इसको सॉल्व कर लें तो N ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके NE बटे R प्लस NR, ये आ गई I। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ वही केस की बात करेंगे तो I बराबर कितना आ गया, NE बटे NR प्लस R या NR प्लस R, कैसे भी लिख लो। ये आ गई नेट करंट, इतनी धारा इस सर्किट में प्रवाहित होगी, फ्लो होगी। अब केस देखते हैं, केस फर्स्ट।
जब हमारा आंतरिक प्रतिरोध R बहुत छोटा है, आंतरिक प्रतिरोध R बहुत छोटा है किससे? NR से। ये बात पहले भी बताई थी। तो बहुत छोटा होगा तो NR R को छोड़ देंगे तो I बराबर कितना रह गया? NE बटे NR बराबर E बटे R। और ये हो गई एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो इतने सेल जोड़ने का कोई फायदा नहीं रहा जब आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत कम था। और जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम था तो श्रेणी क्रम में इस स्थिति में बहुत n गुना धारा आई थी। तो इस केस में श्रेणी क्रम में जोड़ने चाहिए, समांतर क्रम में नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि हमें इतने सेल जोड़ने के बाद भी एक सेल के बराबर धारा मिल रही है, तो ये यूजलेस हो गया। तो केस सेकंड, जब आंतरिक प्रतिरोध R है बहुत बड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, तो अब देखिए क्या होता है। वहाँ श्रेणी क्रम में इस स्थिति में एक सेल से प्राप्त धारा आई थी, तो वहाँ हम इस स्थिति में श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे? इससे अब क्या होगा, R बहुत बड़ा है NR से, तो NR बहुत छोटा हो गया, तो NR को छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा? I बराबर NE बटे केवल R बराबर N इंटू E बटे R। जब लोड प्रतिरोध R हमारा कम है और ये एक सेल से प्राप्त धारा हो गई, N इंटू एक सेल से, तो N गुनी हो गई धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। ओके, तो ये कंडीशन हमारे लिए समांतर क्रम में सही रही। इसका मतलब क्या हुआ, जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से हमें उतने ही गुना ज़्यादा धारा मिलती है जितने सेल्स हमने जोड़े हैं, जितने सेलों की संख्या है। और श्रेणी क्रम में इस स्थिति में जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब क्या होता है, श्रेणी क्रम में n गुना धारा मिलती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कब एक सेल से कब हमें सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और कब समांतर क्रम में। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध जो हमने बाहर लगाया है उनके बीच क्या रिलेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसको डिटेल में लिख लेंगे कि जब आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और इससे हमें n गुना धारा प्राप्त होती है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर। तो बच्चों अब चलते हैं मिश्रित संयोजन, सेलों का मिश्रित संयोजन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। संक्षेप में हेडिंग डाल दिया है मैंने, आप लोग, क्योंकि भाई समय की भी बचत करनी होती है, वीडियो बहुत लेंदी होता है, टॉपिक भी फिर एक साथ पूरे करने होते हैं। अब एक वीडियो में समांतर क्रम पढ़ाऊँ, एक में श्रेणी क्रम, एक में मिश्रित, तो फिर समझ में नहीं आती है बात। तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे तो समझ में आएगी। तो देखें भाई, मिश्रित क्रम में क्या है कि जैसे हमारे पास कुछ सेल्स हैं, जैसे एक सेल ये है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये रहा, फिर अगला सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये रहा, फिर अगला सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये रहा। ऐसे मैंने कितने सेल ले लिए, n डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में एक सेल लिए। तो ये श्रेणी क्रम में हो गए, समझ रहे हैं। मैं बॉक्स में बंद नहीं कर रहा भाई, वो आप लोग करते रहना, समय की भी बचत करनी है। इसका EMFE आंतरिक प्रतिरोध R, EMFE आंतरिक प्रतिरोध R, EMFE आंतरिक प्रतिरोध R, EMFE आंतरिक प्रतिरोध R। तो इसमें टोटल सेल्स कितने हैं, n सेल हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। ऐसे ही एक लाइन और बना ली, एक रो, एक पंक्ति और है। एक पंक्ति इसी तरीके से और बना ली, डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट वाले से। ओके, ऐसे ही हमने m पंक्तियां बना ली और ये लास्ट पंक्ति है। सब में एक रो में, एक पंक्ति में n सेल हैं।
बात समझ रहे हैं। मिश्रित क्रम संयोजन डॉट 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 और भी सेल हैं, ये आखिरी सेल और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ और भी लाइन है भाई, ऐसी और भी पंक्तियाँ हैं, इस तरीके की m पंक्तियाँ हमने बनानी हैं, डॉट 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 कर दिया है, और भी हैं। तो ये हर पंक्ति में श्रेणी क्रम में सेल जुड़े हैं और इन सब पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इन सब के ये पॉइंट्स एक ही बिंदु पर कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर। तो ये मिश्रित क्रम संयोजन हो गया। और अब ये हमारा एक्सटर्नल लोड, ओह सॉरी, ये लोड है जिससे जो चीज़ चलानी है हमें इस बैटरी से, उसका प्रतिरोध R है, एक कुंजी। तो आप लोग लिख देना सब पर E और R सब पे लिख देना, और सब पर ये प्लस माइनस सब जगह लगा देना भाई। मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, समय को बचाइए। हर जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ई आर लिख देंगे। तो ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, ऐसी कितनी पंक्ति हैं, m। और एक पंक्ति में सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, वो हैं n। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, सेलों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ सेल्स m इंटू n। जैसे हर लाइन में 3 सेल हों और ऐसी 4 लाइन हों तो 3 चौक 12 सेल हो गए, इस तरीके से m इंटू n हो गए सेल। अब यहाँ से जो धारा मिलेगी I, उसकी गणना करते हैं भाई। तो ये संयोजन समझ में आ गया होगा। तो देखें, जो आप लोग भाई समझ रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि मेरी बात को भूल जाओ और गलती कर दो। ये प्लस माइनस सब पे दिखाना है भाई, और इनको एक बॉक्स में बंद करना है, प्लस माइनस इस तरीके से, और सबको मतलब इसी सेल की तरह सबको दिखा देना, गलती ना हो जाए। तो अब आगे बात करते हैं। पहले एक रो का क्या निकालने, नेट ईएमएफ ऑफ वन रो, एक पंक्ति का। भाई इतनी इंग्लिश तो आप लोग सीख जाएंगे। नेट ईएमएफ ऑफ वन रो, रो कहते हैं पंक्ति को। कितना हो गया, ई, ऐसे कितने सेल हैं, एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n है। ऐसे n बार जोड़ोगे ई प्लस ई तो n ई हो गया, ठीक। और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध ऑफ वन रो, एक रो का आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर R प्लस आर प्लस आर प्लस आर करोगे तो NR हो गया, जोड़ोगे। अब पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ कितना हुआ, यार मैं ऐसे लिख देता हूँ, पूरे संयोजन का, थोड़ा हिंदी भी लिख दूँ भाई, आप लोग कहेंगे सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। पूरे संयोजन का नेट ईएमएफ उतना ही रहेगा जितना एक लाइन का है, क्योंकि ये लाइन्स आपस में, ये रो आपस में समांतर क्रम में है, तो इतना ही रहा n इंटू ई। अब इतना प्रतिरोध R डैश, आंतरिक, इस लाइन का R डैश, इस लाइन का R डैश, इस लाइन का R डैश, ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मैं R डबल डैश मान लेता हूँ, R डबल डैश, तो कितना आ जाएगा, 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश, एक लाइन का R डैश है, प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, एक लाइन का R डैश है ना, और ऐसी कितनी लाइन है, M, तो कितने पदों तक, M पदों तक, M पदों तक जोड़ेंगे n टर्म्स, तो M/R डैश हो गया। तो 1/R डबल डैश बराबर कितना आ गया, M/R डैश, और R डबल डैश कितना आ गया, R डैश अपॉन M। R डैश का मान रखिए, R डैश है NR, तो NR अपॉन M आ गया, ठीक।
आर डबल डैश आ गया एन आर अपॉन एम, पूरे कॉम्बिनेशन का आंतरिक प्रतिरोध, उसके साथ आर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध, परपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर आर डबल डैश प्लस कैपिटल आर। भाई आर डबल डैश तो इसका आ गया, आर ये और है, तो आर डबल डैश की वैल्यू रखिए एन आर बटे एम प्लस कितना आर, ओके ये आ गया। तो परपथ में कुल धारा कितनी आ गई उसको देखिए, आई बराबर तुल्य विद्युत कुल विद्युत भागबल बटे कुल प्रतिरोध। विद्युत भागबल कितना आया है टोटल सर्किट का, एन ई, तो ऊपर एन ई बटे पूरा प्रतिरोध कितना आ गया, एन आर बटे एम प्लस आर। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बराबर एलसीएम लिया, एम आर यहाँ हो गया, एम ऊपर चला गया, एम एन ई बटे एन आर प्लस एम आर, ये आ गई धारा। ठीक, इस परपथ में इतनी धारा बहेगी। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी शर्त है, किस कंडीशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आई मिलेगा, मैक्सिमम। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जब इतने सेल लगाए हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसको देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बात करेंगे। तो देखें भाई, हम ये चाहते हैं कि आई ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये कब संभव है, जब हमारा जो हर है डिनोमिनेटर है वो कम से कम हो, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा। तो आई के मैक्सिमम होने के लिए, आई कैसा कर रहे हैं मैक्सिमम, तो क्या होना चाहिए, एम आर प्लस एन आर, ये कैसा होना चाहिए, मिनिमम, न्यूनतम होना चाहिए ये वैल्यू। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके न्यूनतम होने के लिए इसको देखिए, पहले एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इसको, एम आर प्लस एन आर बराबर, एम आर प्लस एन आर को हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर। देखिए एम आर और एन आर ही रहे। अब इसमें हम एक काम करते हैं, -2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, इतना घटा लिया। जब अपनी तरफ से ये घटा लिया है तो इतना हमें जोड़ना भी पड़ेगा, जिससे कि ये न्यूट्रल रहें, क्योंकि हम अपनी तरफ से न कुछ ऐड कर सकते हैं न घटा सकते हैं। अंडर रूट एन आर, ये लाइन समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि देखिए ये एम आर ये एन आर ये दोनों कट गए। अब ऐसा कंप्लीट स्क्वायर में बदलने के लिए किया है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग बन गया, प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये एम आर प्लस एन आर है, ये पद है, इसी की हमें कम से कम वैल्यू देखनी है। तो ये कम से कम, ये तो जीरो हो नहीं सकता, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये पद कम से कम तब होगा जब ये पद कम से कम हो जाए। तो इसको जीरो कर दें तो वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो न्यूनतम मान के लिए अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0, या केवल ये पद कर लें, ये पद 0 होगा तो स्क्वायर भी 0 होगा। ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा, यही इसकी न्यूनतम वैल्यू है, कम से कम मान है। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट एम आर बराबर अंडर रूट एन आर, अंडर रूट हटा दें, एम आर बराबर एन आर। ठीक है, ये मैंने बिगाड़ा नहीं है भैया अभी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। तो आर बराबर कितना आ गया, एन आर बटे एम, और एन आर बटे एम क्या था भाई, शर्त तो ये आ गई हमारी, ये दोनों ही शर्तें हैं। देखिए ये एन आर बटे एम, एन आर बटे जो एम है वो आर डबल डैश है, यही
टोटल आंतरिक प्रतिरोध है पूरे सर्किट का, इसी को हम आर डबल डैश, इसलिए मैंने नहीं हटाया है। तो यानी जब हमारा प्रतिरोध, जो लोड प्रतिरोध है, वो पूरे परपथ के आंतरिक तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा, उस समय हमें धारा अधिकतम मिलेगी। बात समझ में आ गई? कब धारा मैक्सिमम होगी? जब हमारा आर डैश के बराबर होगा। यही हमारी कंडीशन है, शर्त है। आप लोग यहाँ लिखेंगे कि जब परपथ का लोड प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध आर परपथ के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, तब परपथ में अधिकतम धारा बहती है। और अधिकतम धारा हो कितनी आएगी? अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये समीकरण नंबर 2। तो अधिकतम धारा आई मैक्सिमम, यानी आई मैक्सिमम निकालनी है तो एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर। तो एन आर की जगह एम आर लिख सकते हैं या एन आर की जगह एम आर लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एम एन ई बटे एन आर की जगह एम आर कर दें तो 2mr हो जाएंगे। तो बराबर ई, एम से एम कट गया, एन ई बटे ट्वाइस आर, इतनी आ गई। या एम आर की जगह देखें एन आर लिख सकते हैं यहाँ, तो 2nr हो जाएगा। तो एम एन ई बटे ट्वाइस एन आर, यहाँ एन से एन कट गया तो एम ई बटे ट्वाइस आर। ये आंतरिक प्रतिरोध के टर्म में आ गई और ये बाह्य प्रतिरोध के टर्म में आ गई। इतनी महत्तम धारा प्राप्त होती है उस कंडीशन में। कब? जब मिश्रित संयोजन होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो भाई, इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? ये शर्त है हमारी एम आर एन आर के बराबर हो या आर डबल डैश के बराबर हो, कहने का तरीका है। उस स्थिति में महत्तम धारा इतनी होती है परपथ में। और इस कंडीशन में शर्त यही है, हर स्थिति में नहीं, इस कंडीशन में जो पावर डिसिपेट होती है, ये कॉम्बिनेशन परपथ को, बाह्य परपथ को, लोड प्रतिरोध को जो शक्ति देता है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। तो पावर भी कैसी होती है? मैक्सिमम। और पावर बराबर आई स्क्वायर आर, तो आई मैक्सिमम स्क्वायर आर। और आई मैक्सिमम की वैल्यू कौन सी है? ये है। एक बार ये रख देते हैं तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर इंटू आर, आर से एक पावर कट गई, तो P मैक्सिमम कितना आ गया? एन स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 4r। ओके, ये तब था जब ये वैल्यू रखी थी। अब ये वैल्यू रख दें तो पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर आई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करिए, एम स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर इंटू आर, तो इतनी हो जाएगी। ओके, तो इस कंडीशन में पावर भी अधिकतम होती है जब हमारा लोड प्रतिरोध पूरे परपथ के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, आर डबल डैश के बराबर होता है। इस बात को आप लिख लेंगे। तो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।